वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं वर्कशॉप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इस लेसन का। लेट अस गेट स्टार्टेड। Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. यहाँ पर कुछ हमें मैसेजेस दिए गए हैं, उनमें से हमें उस मैसेज को चूज़ करना है जो हमारे पोएम से मैच करती है, जो हमारी नज़म है, उसकी जो थीम है, उसका जो ख्याल है, वो यहाँ पर कौन सा मैसेज है जो वो सही तरीके से बयान करता है। तो पहला क्या है, फेस लाइफ वट एवर इट मे गिव यू, कि ज़िंदगी आपके सामने जो चुनौतियाँ रखती हैं आप उसे फेस करिए, उसका सामना करिए। फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, अपनी तमाम ख्वाबों को, सपनों को और अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करिए। बी योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू, कि अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है और जो आपका दिल करे वो आप करिए। एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस और रिस्क दैट यू हैव टेकन, कि हमारे सामने बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो और रिस्क लो, यानी चुनौतियों को अपनाओ, चेंजेस को एक्सेप्ट करो। कीपिंग योर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स इन लाइफ, यानी हम अपनी खुददारी को बरकरार रखते हुए चैन से रह सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा किसी और को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो इन सारी लाइनों में से जो लाइन हमें हमारी पोयम से सबसे करीबी लगती है वो है फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। स्टेट द फॉलोइंग थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का मकसद क्या है? The central idea of the poem is to make the reader realize how one should lead his or her life. इस पोएम का मकसद है पढ़ने वाले को ये एहसास दिलाना कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। How we should have different experiences in life and live our life to the highest potential. कैसे हमें ज़िंदगी में अलग अलग तजुर्बे होने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आला तरीन सलाहियत से गुजारें, यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं इसे बेहतर बनाने की, हमें अपनी पूरी कोशिश लगानी चाहिए। द पोएम अर्जेस अस टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। ये नज़म इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन यानी जब हम किसी एक महफूज हालत में या आसान ज़िंदगी में रहना पसंद करते हैं जिसमें कोई चुनौतियां नहीं होती हैं, और जब किसी की ज़िंदगी ऐसी होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दिस मेक्स अस फील अलाइव इन माइंड एंड स्पिरिट, अदरवाइज इवन दो वी आर फिजिकली अलाइव वी विल स्टिल स्टार्ट फीलिंग डेड इनसाइड। ऐसा करने से हम जहनी और जिस्मानी दोनों तरीके से खुद को ज़िंदा महसूस करते हैं, वरना हम जिंदा होते हुए भी अंदर से मरा हुआ महसूस करने लगते हैं। लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। पोएम की कौन सी लाइन है जो हमारे पोएम का जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, उसका सबूत पेश करती है। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, यानी आपके आसपास जो हो रहा है उसे आप महसूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर साउंड्स ऑफ लाइफ जो है, ज़िंदगी की आवाज़ यानी जो हमारे एतराफ़ में हो रहा है, क्या हम उसे सुन रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट अप्रीशिएट योर सेल्फ, अगर आप खुद की तारीफ़ नहीं करते हैं, यानी अगर आप खुद की जो खूबियाँ हैं उसे पहचानते नहीं हैं, उसका आपको एहसास नहीं है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, और अगर आप ये चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, इन्हें पहचान नहीं सकते हैं, तो आप मरने लगते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये हमारी जो थीम है उसका एविडेंस है, यानी सबूत है। 3 characteristics from the poem that makes a person dull and uninteresting। तो जो हमारी पोएम है उसमें ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिससे ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है वो कैसे सुस्त होता है, डल होता है या अनइंटरेस्टिंग होता है, यानी दिलचस्प नहीं होता है।
इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करते, सफ़र नहीं करते, यानी आप दूसरी जगह को देखने नहीं जाते, उनसे तजुर्बे हासिल नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने से हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप के आसपास की चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है, बस आप रोज़ एक ही चीज़ करते जाते हैं, तो इन 3 चीज़ों से हमें एहसास होता है कि जो इंसान है वो इस तरीके का जो इंसान होगा वो कितना डल यानी सुस्त होगा और गैर दिलचस्प होगा। Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. तो हमारी जो पोएम है उससे हमें 4 एडजेक्टिव्स निकालने हैं और उनके आगे जो वर्ड लिखा गया है, जो नाउन है जिसे वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी एडजेक्टिव का काम क्या होता है, जो उसके आगे नाउन होता है उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देना, उसे डिस्क्राइब करना। तो हमने जो यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखे हैं वो कौन से हैं? पहला है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट जो है हमारा एडजेक्टिव है। टर्ब्यूलेंट का क्या मतलब होता है? हंगामा खेस कोई चीज़, यानी जिससे उथल पुथल मच जाती है। तो कौन से वर्ड को डिस्क्राइब किया है हमारी पोएम में? कौन से नाउन को? इमोशंस के हंगामा खेस जज्बात। दूसरा वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल यानी समझदार। कौन से वर्ड को डिस्क्राइब किया है? कौन से नाउन को डिस्क्राइब किया है? एडवाइस। एडवाइस यानी मशवरा। तीसरा है सेम। सेम यानी एक जैसा। एक जैसा क्या? पाथ्स। पाथ्स यानी रास्ते। चौथा वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट यानी अलग अलग। और किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है? कलर्स को, रंगों को, कि अलग अलग रंग। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम You start dying slowly to the poems in Unit 1, 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? हमारी जो ये पोएम है You start dying slowly, इसे हमें यूनिट 1 के जो 2 पोएम्स हैं उनसे कंपेयर करना है। एक है टीनेजर्स प्रेयर और दूसरा है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो अब हमें जवाब देना है कि ये जो हमारी पोएम है You start dying slowly, इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है। तो हमारा जवाब है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मैचेस द पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट फ्रॉम यूनिट 1। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन द अदर वंस? नोट देम डाउन। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये समझेंगे कि जो ये पोएम्स हैं टीनेजर्स प्रेयर, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, किस तरीके से ये एक जैसी हैं और किस तरीके से इनमें जो है ये अलग कैसे होती हैं। तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो टेबल है यहाँ पर, इसकी मदद से हम देखेंगे कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ये दोनों एक जैसे कैसे हैं और टीनेजर्स प्रेयर से इनमें क्या अलग चीज़ है। तो पहला देखिए राइम स्कीम। तो राइम स्कीम जो है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ये एक फ्री वर्स है और जो टीनेजर्स प्रेयर है इसकी राइम स्कीम क्या है? ABCB। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों पोएम्स को हमने एक दूसरे की साइड में रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली जो है इसकी जो लाइंस है, देखिए यहाँ पर जो एंडिंग वर्ड है ट्रैवल, रीड, लाइफ, योरसेल्फ, स्लोली, तो ये कोई राइमिंग नहीं हो रही है। इसी तरीके से बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में भी देखिए मून, मूनलाइट, फुल, फिर यहाँ पर मूनलाइट है लेकिन यहाँ पर देखिए विलेज, पाथ, मैनी, लाइट, सिटी, वर्क, तो ये राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पर बिल्कुल भी एक जैसा पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर हम टीनेजर्स प्रेयर में देखते हैं तो देखिए कैसे यहाँ पर बिगनिंग है, फिर मेक, फिर चूज, फिर टेक, फिर दूसरे स्टैंजा में लाइफ, सक्सेस, रोड और फिर डिस्ट्रेस। तो ये जो बी वाली लाइन है वो मैच कर रही है, इसलिए ABCB ये राइम स्कीम है। अब दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। नंबर ऑफ लाइंस की, जो नंबर ऑफ लाइंस है ये दोनों पोएम्स में 28 है, बल्कि टीनेजर्स प्रेयर में 20 है। स्टैंजा का लेंथ, एक एक स्टैंजा का जो लेंथ है वो कैसा है? इसमें अनइक्वल है और इसमें इक्वल है।
लेंथ ऑफ लाइंस नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम देखते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में यहाँ पर देखिए कि ये नंबर ऑफ लाइंस जो हैं हर एक स्टैंजा में अलग अलग है। जैसे टीनेजर्स प्रेयर में एक स्टैंजा में 4 लाइन है, दूसरे में भी आप देख सकते हैं 4 लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लाइन्स हैं, फिर दूसरे स्टैंजा में 3 लाइन्स हैं, फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा है। इसी तरह बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में भी पहले स्टैंजा में देखिए 4 है, फिर उसके बाद 6 हैं। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ लाइन्स अलग अलग हैं। और ये भी देखिए कि जो लेंथ है ये भी जो है कोई जो लाइनें हैं वो छोटी हैं, कोई बड़ी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लाइन बहुत छोटी है, कुछ लाइनें बड़ी हैं, लेकिन टीनेजर्स प्रेयर में एक जैसी है। देखिए जैसे पहली और तीसरी लाइन एक जैसी है, दूसरी और चौथी लाइन एक जैसी है। What expression is repeated in the poem? हमारी नज़म में कौन सा जुमला है जो दोहराया जाता है? How many times? कितनी बार? Why do you think the poem emphasizes it? आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस शायरी में उस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? The expression if you do not is repeated in the poem. जो जुमला रिपीट किया गया है, दोहराया गया है, वो है if you do not, कि अगर तुम ये नहीं करते। It is repeated 12 times और इसे 12 बार दोहराया गया है। The poet emphasizes this expression to strongly enforce the idea that if you do not follow your heart or do not chase your dreams, you start dying slowly. जो हमारे शायर हैं वो इस बात पर जोर क्यों देते हैं इस जुमले पर? इसलिए क्योंकि वो इसे स्ट्रांगली एनफोर्स करते हैं, इस आइडिया को, इस ख्याल को, उस पर वो जोर देते हैं कि इफ़ यू डू नॉट फॉलो योर हार्ट, कि अगर आप आपके दिल की आवाज़ नहीं सुनते हैं, आपके दिल की पैरवी नहीं करते हैं, और डू नॉट चेज योर ड्रीम्स, अगर आप आपके ख्वाबों का पीछा नहीं करते हैं, कि आप ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। द एक्सप्रेशन इफ़ यू डू नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये जो जुमला है इफ़ यू डू नॉट, जो हमारी जो पोएम है, जो हमारी जो नज़म है, उसके मरकज़ी ख्याल के लिए, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. यहाँ पर जो हमें ये कुछ sentences दिए गए हैं, हमें इनके opposite तरीके से एक मशवरे की शक्ल में sentences बनाने हैं। जैसे you do not travel, तुम सफ़र नहीं करते हो, तो इसे हम advice की शक्ल में positive अंदाज में कैसे लिखेंगे? You should travel as much as you can, कि तुम्हें जितना हो सकता है उतना ट्रैवल करना चाहिए, उतना सफ़र करना चाहिए। You do not appreciate yourself, आप अपनी तारीफ नहीं करते, तो हम कैसे लिखेंगे? You should appreciate yourself, कि आपको आपकी तारीफ करनी चाहिए। You kill your self esteem, आप आपकी खुददारी को मार देते हैं। You should keep up your self esteem, कि आपको आपकी जो खुददारी है उसे कायम रखना चाहिए। You become a slave of habits, आप आपकी आदतों की गुलाम बन जाते हैं। You must not become a slave of your habits, आपको आपकी आदतों के गुलाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है इसमें नॉट या नो जैसे वर्ड्स नहीं है, तो इसका जब ऑपोजिट हम लिखेंगे तो यहाँ पर इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। You refuse to speak to strangers, अजनबियों से आप बात करने से इनकार करते हैं। You must speak to strangers, आपको अजनबियों से, अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। इसी तरह हम लोगों से जान पहचान कर सकते हैं और सीख सकते हैं। You do not change your life, आप आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का बदलाव नहीं चाहते। You should change your life, आपको आपकी ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई चेंजेस लाने चाहिए। You refuse to take a risk, आप किसी भी तरीके का खतरा नहीं लेना चाहते, जोखम नहीं उठाना चाहते।
यू शुड नेवर रिफ्यूज़ टू टेक अ रिस्क। आपको हमेशा नई नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए, इसलिए आपको यू शुड नेवर रिफ्यूज़ टू टेक अ रिस्क कि अगर आपके सामने कोई रिस्क आता है तो आपको कभी मना नहीं करना चाहिए, आपको उस चीज़ को करना चाहिए, उस चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए। Go through the following steps and discuss in pairs about the facts mentioned in it. Write a paragraph using the points. Give in another interesting title. तो यहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, जो टॉपिक है वो है लिविंग अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जिंदगी जीना, और हमें इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे गेट रिड ऑफ वन बैड हैबिट एट अ टाइम। तो हमारे अंदर जो है कई बुरी आदतें होती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन आदतों को ख़त्म कर दें, लेकिन हमें एक साथ उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये मुश्किल होता है, इसलिए एक एक करके उन्हें ख़त्म करना चाहिए। तो गेट रिड ऑफ वन बैड हैबिट एट अ टाइम। दूसरा है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, यानी जो मनफी ख्यालात होते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ बुरा होगा, इस तरीके के ख्यालात को हमें अवॉइड करना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमें जो है अच्छा सोचना चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर यकीन होना चाहिए। लव वॉट यू डू, जो आप करते हैं वो चीज़ आपको पसंद होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ट्राई टू एनरिच योर माइंड बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, इंसान जो है उसकी जो सीखने की जो जर्नी होती है, जो सफ़र होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए हमें हमारे दिमाग को अगर बेहतर बनाना है तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, ज़िंदगी भर, लाइफ लॉन्ग। शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स लाइफ एन्जॉयबल, ज़िंदगी का मज़ा तभी लिया जा सकता है जब हम हर चीज़ जो हमें खुशी देती है उसे दूसरों के साथ बांटें और दूसरों का ख्याल करें। बी हम्बल, respect and welcome, accept each day with a smile. Be humble यानी आजिज़ी से पेश आना, दूसरों के सामने अकड़ नहीं दिखाना। Respect and welcome, accept each day with a smile. तो हर दिन जो है हमारा उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमें ये दिन देखने को मिला है, और हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए एक मुस्कुराहट के साथ। तो इन सारे पॉइंट्स की मदद से हमें जो है हमारा पैराग्राफ लिखना है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, हमने जो टॉपिक का नाम दिया है वो है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी जियो जिंदगी जी भर के। एज द सेइंग गोज, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ऑलवेज लिव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट। जैसे कि कहा जाता है, जिंदगी को जी भर के जियो, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर एक दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जिंदगी के हर एक मोमेंट, हर एक लम्हे का मजा लो। ईच पासिंग डे ऑफ आवर लाइफ इज प्रेशियस, जिंदगी का हर दिन बहुत कीमती है। इफ वी लर्न टू लिव विद व्हाट वी हैव एंड नॉट वरी अबाउट व्हाट वी डोंट हैव, we can live a stress-free and healthier life. अगर हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी परवाह किए बगैर जो नेमतें हमारे पास हैं उसके साथ खुश रहना सीख लें, तो ही हम एक तनाव से पाक और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। While aspiring for success is also important, but so is accepting failure and learning to move ahead with more energy and positivity. कामयाबी की ख्वाहिश करना ज़रूरी है, लेकिन नाकामी को कबूल करते हुए पुरजोश और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना भी सीख लेना चाहिए। Life is too short, so don't live in the past and keep negative thoughts in your mind, as it drains your energy. On the other hand, be optimistic and think of the brighter side of life. जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए माजी की मनफी सोच को जहन से निकाल दो, यानी जो बीत गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि आपकी तवानाई को वो ज़ाया कर देती है। क्योंकि अगर हम उस बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो जाती रहती है। इसकी बजाय
पुरुमीद रहिए और ज़िंदगी के चमकदार और रोशन पहलू के बारे में सोचिए। ऑलवेज कीप लर्निंग, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, ज़िंदगी हैरान कर देने वाली बातों से भरी हुई है। डोंट बी शाई अबाउट फेसिंग न्यू चैलेंजेस। रिमेंबर, we don't grow when things are easy. We grow when we learn to face challenges. नए चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करते हुए बिल्कुल ना हिचकिचाएं। याद रखिए कि हम उस वक्त तरक्की नहीं करते जब चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि हम उस वक्त तरक्की करते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करना सीख लेते हैं। And most importantly, love what you do. It is said that if you love what you do, you will never have to work a day in your life, because work will not feel like a burden to you, but it will be your passion, your life. और सबसे अहम बात यह है कि जो आप कर रहे हैं उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करोगे तो वो काम आपको काम नहीं लगेगा, बल्कि वो आपका शौक, आपका जुनून, आपके ज़िंदगी की चाहत महसूस होगा। It is not important to copy others to find purpose in life and goals in life. ज़िंदगी में किसी मकाम, मकसद को पाने के लिए किसी की नकल करना ज़रूरी नहीं। Copying others only makes a life more miserable. दूसरों की नकल करना हमारी ज़िंदगी को और परेशानी में डाल देता है। So ask yourself, what is it that you love, what you are passionate about, and you will see how life will welcome you with open arms. लिहाजा खुद से सवाल करिए कि वो क्या चीज़ है जिससे मुझे मोहब्बत है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से आपको खुशी महसूस होती है, और आप देखेंगे कि ज़िंदगी किस तरह अपने बाजू फैलाकर आपका इस्तकबाल करेगी। And last but not least, learn to share your good fortune with others. आखिर में बस इतना ही कहना है कि अपनी खुशकिस्मती को दूसरों के साथ बांटना सीखिए। Be humble and respectful and give back to society in the form of love and kindness. लोगों के साथ आजिज़ी और एहतराम से पेश आएं। मुआशरे में मोहब्बत और हुस्न सलूक बांटिए। Sharing and caring give purpose to our lives. The more you share, the more life will give back to you. मिल बांट कर रहना और लोगों की देखभाल करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। आप जितनी ज़्यादा खुशियाँ बांटोगे, ज़िंदगी उतनी खुशहाली आपको वापस कर देगी। Complete the following table with the things in your life which help you to change your habits and routine. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अपने पॉइंट्स के साथ कंप्लीट करना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी जो रोज़ की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की जो आदतें हैं, उन्हें बदलने में मदद करेगी। If I travel, I will be able to see our beautiful world and gain new experiences. अगर मैं सफ़र करती हूँ तो मैं हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देख पाऊंगी और नए तजुर्बात हासिल करूंगी। If I read, I will enrich my mind and learn new things. अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपना जो इल्म है उसे बढ़ाऊंगी और नई चीज़ें सीखूंगी। If I change my bad habits, I will become a better human being and appreciate myself. अगर मैं अपनी बुरी आदतों को बदलती हूँ तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकती हूँ और मैं अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी तारीफ कर सकती हूँ। If I play continuously on a mobile phone, I will miss the pleasures of playing outdoor games. अगर मैं एक साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर खेलती रहूँगी तो बाहर खेलने में जो मज़ा है मैं उसे मिस करूँगी। If I don't make friends, my life would become dull and boring. अगर मैं
दोस्त नहीं बनाती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेजान और बेरंग हो जाएगी। Everyone needs inspiration to move ahead or make progress in our life. हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हम सबको हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। There are some things which inspire us to live better. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए इंस्पायर करती हैं। What are those things? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? Stories. Stories ignite our imagination and teach us valuable life lessons. कहानियाँ कहानियाँ हमारी सोच को जगाती हैं और हमें ज़िंदगी के कीमती सबक देती है। Family. Family provides unconditional love and support, motivating us to strive for better. हमारा जो ख़ानदान होता है, हमारे जो घर के लोग होते हैं, वो हमें बेशर्त मोहब्बत और सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें हौसला देते हैं। Friends. Friends encourage us, offering companionship and different perspectives on life. हमारे दोस्त हमारा किस तरीके से हौसला बढ़ाते हैं? वो हमें उनका साथ देते हैं और ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को देखने में हमारी मदद करते हैं। Teachers. Teachers guide us with knowledge and wisdom, helping us grow and achieve our goals. हमारे टीचर्स हमें उनकी नॉलेज से, उनके इल्म, उनके ज्ञान से और उनकी हिकमत से, उनकी समझ से हमारी मदद करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें और जो हमारे हदफ हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उन्हें हम हासिल कर सकें। Movies. Movies inspire us through powerful narratives and emotional experiences. फिल्मों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनकी बयानी से, जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, अलग अलग उसमें जो जज्बात दिखाए जाते हैं, उससे हम मुतासिर होते हैं। Desire for things. The desire for things drives our ambitions and fuels our motivation to achieve more. चीज़ों की ख्वाहिश करने से कि हमें और चीज़ें चाहिए, उससे जो है हमारा जो एम्बिशन होता है, कुछ पाने की जो उम्मीद होती है, जो उमंग होती है, उसमें हौसला अफजाई होती है, हमें कुछ और करने की हिम्मत मिलती है। Complete the web diagrams with words that go with their topics. यहाँ पर 3 डायग्राम्स दिए गए हैं और हर एक डायग्राम में एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमें दूसरे वर्ड्स ढूंढने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टर्ब्यूलेंट, यानी हंगामा खेज। इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? पहला वर्ड है स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान। दूसरा है टाइम्स, यानी वक्त। इमोशंस, जज्बात। सी वेव्स, समंदर की लहरें। एंड वेदर, यानी मौसम। दूसरा टॉपिक है ग्लिसनिंग, यानी चमकने वाला। रिलेटेड वर्ड्स हैं आईज, ग्लिसनिंग आईज, चमकने वाली आंखें। इसी तरह दूसरे वर्ड्स हैं लीव्स, यानी पत्ते। थर्ड सी, समंदर। रॉक्स, पत्थर। एंड रोड, रास्ता। तीसरा टॉपिक है सेंसिबल, यानी समझदार। फर्स्ट वर्ड है एडवाइस, यानी सलाह। सेकंड पर्सन, इंसान। थर्ड स्टोरी। फोर्थ माइंड। एंड फिफ्थ आइडिया। राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी। एक दिन के बारे में लिखिए जिस दिन आप बहुत खुश थे। यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। थिंक और रिकलेक्ट अ डे, तो ऐसे किसी दिन के बारे में सोचिए, याद करिए। सबसे पहला सवाल है डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट। क्या आपको सही दिन और तारीख याद है? वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन। क्या वो कोई खास मौका था या जश्न था? What happened on that day? उस दिन क्या हुआ था? How did you react to the things that happened on that day? उस दिन जो चीज़ें हुई थी उस पर आपका क्या रवैया था? How did other people react when they saw you
was so happy. जब आपको इतना खुश देखा तो दूसरे लोगों का क्या रवैया था? What did you do next? आपने अगला क्या कदम उठाया? आपने क्या किया? What happened in the end? और आखिर में क्या हुआ? It was during my summer vacation last year when I was sitting alone in my room painting. तो हम जिस दिन की बात कर रहे हैं वो पिछले साल के गर्मी की छुट्टियों का एक दिन था जब हम रूम में बैठकर पेंटिंग कर रहे थे. It was the 16th of May, a lazy Sunday afternoon, when suddenly my best friend came to my house and asked me to hurry up and get ready with all my painting equipment. वो दिन था 16 में और वो एक लेजी संडे आफ्टरनून था, यानी बस लोग उस संडे की जो दोपहर का टाइम था लोग आराम कर रहे थे, शौक के काम कर रहे थे. और जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो अचानक से मेरी जो सबसे अच्छी सहेली है वो हमारे घर आ गई और उसने मुझसे कहा चलो जल्दी करो और तुम्हारे जितने पेंटिंग का जो सामान है वो सब तैयार कर दो. Upon inquiry, she told me that there was an international drawing competition happening in the city and I must take part in it. तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा वो क्यों कह रही है, तो उसने मुझे पूछने पर बताया कि शहर में एक इंटरनेशनल ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और वो चाहती थी कि मैं उसमें हिस्सा लूं. Though I was a very good artist, I was very shy and never showed my talent to anyone other than my parents and my best friend. मैं एक बहुत अच्छी पेंटर थी, एक आर्टिस्ट थी, लेकिन मैं इतनी बोल्ड नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी कि लोगों के सामने अपने आर्ट को पेश करूं. सिर्फ मेरे पेरेंट्स जानते थे, वालिदैन जानते थे और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो जानती थी. But she insisted that it was a huge competition and no one would take notice of me. So I agreed, thinking it would be a great experience. लेकिन उसने जिद की, उसने कहा इतना बड़ा कंपटीशन है, वहां तुम्हें कौन नोटिस करेगा. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सही कह रही है और मुझे एक अच्छा खासा तजुर्बा भी मिल जाएगा. More than 1000 children from all over the city and nearby cities came to the event. उस कंपटीशन में 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था जो उस शहर के भी थे और जो आसपास के शहर थे वहां से भी आए हुए थे. Each participant showed great talent. हर एक बच्चे में जिसने हिस्सा लिया था सब में बहुत टैलेंट था. When the competition ended, the winners were announced and I was pleasantly surprised to win the 5th prize. और जब जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया तब विनर्स का अनाउंसमेंट हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई. एक सरप्राइज मुझे मिला कि मुझे जो है 5th प्राइज से नवाजा गया. The judges were impressed with my skills and suggested I pursue professional painting. जो जजेस थे जिन्होंने मुझे इनाम दिया था वो मेरे स्किल्स से, मेरे फन से बहुत इम्प्रेस थे, खुश थे और उन्होंने मुझे एडवाइस दी, मुझे सलाह दी कि मुझे प्रोफेशनल पेंटिंग करनी चाहिए, एक कलाकार बनना चाहिए. I received a special drawing and painting kit used by professional artists as my prize. और इनाम में मुझे एक खास ड्राइंग और पेंटिंग का किट दिया गया जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं. When I returned home, my parents congratulated me and expressed their pride. जब मैं घर लौटी तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिदैन ने मुझे मुबारकबाद दी और अपनी जो प्राइड है यानी जो खुशी थी उनके दिल में मेरे लिए, जो फख्र था वो इजहार किया. My friends called and messaged me, giving me a lot of attention that made me nervous but also very happy. It was like a huge surprise. मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, मुझे मैसेज किया और मुझे बहुत तवज्जो दी जिससे मुझे घबराहट भी हुई लेकिन खुशी भी बहुत थी और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था. I thanked my best friend who had brought me to the competition, without whom I wouldn't have had such an amazing experience. मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी मैंने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी की वजह से मैं उस कंपटीशन में गई थी,
उसके बगैर तुम्हें ये इतना जो अनोखा एक्सपीरियंस था, जो तजुर्बा था, मुझे नहीं मिलता। I promised to dedicate my first professional painting to her. और मैंने उससे वादा किया कि जो मेरी पहली पेशावराना पेंटिंग होगी मैं उसके नाम कर दूंगी। Use internet or any book to write 4 inspirational or motivational quotes related to the messages in the poem. हमारी जो पोएम है उसके पैगामात से मुतालिक इंटरनेट या किसी किताब की मदद से ऐसे 4 जो है मुतासर कुन कहावतें आप ढूंढिए और लिखिए। पहला है जो हमने लिखा है, द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। ये कहा था हेलन केलर ने। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया की बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चीज़ें ना देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती हैं, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। दूसरी कहावत, बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक लाइफ मोर ब्यूटिफुल, जिसका मतलब है आपकी मुस्कुराहट की वजह से आप जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बना देते हो। Beauty is when you can appreciate yourself. When you love yourself, that's when you are most beautiful. जिसका मतलब है खूबसूरती वो है जब आप खुद को सराहते हैं, जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं। Create yourself into who you want to be, because only you can write your own story. यानी खुद को वो बनाइए जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कहानी आप खुद ही लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।